हेलो एवरीवन। सो आज हम करेंगे आर एस एम डबल एस पी जेई इलेक्ट्रिकल का पेपर जो कि 29 नवंबर 2020 को हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर है आपका और इसका हम सॉल्यूशन साथ साथ करते जाएंगे। शुरू के 40 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके नॉन टेक्निकल हैं जो कि राजस्थान जीके से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं डायरेक्ट टेक्निकल क्वेश्चंस। तो यहाँ 41 क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस जो कि टेक्निकल के हैं और लगभग 80 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल के इस पेपर के अंदर आए थे। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मटेरियल्स व्हिच एग्जिबिट इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन कई बार देख चुके हैं कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को एग्जिबिट करता है। ठीक है, जबकि अप्लाइड इलेक्ट्रिक के फील्ड के एब्सेंस में भी, तो वो आपका कौन सा होता है? फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, तो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इट एग्जिबिट इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन even in the absence of applied electric field are called ferroelectric materials. They have permanent dipole moment in each atom or molecule. They have a high dielectric constant. कुछ एग्जाम्पल ऑफ फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे कि बेरियम टाइटेनेट, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और लिथियम नायोवेट। तो ये क्या है? एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, अ गुड डाइलेक्ट्रिक A good dielectric contact material should have all the following properties except, तो देखिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन और गुड थर्मल कंडक्टिविटी। तो सारे जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट मटेरियल होते हैं सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए किस एक्सेप्ट, ठीक है, तो हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडक्टिव मटेरियल विच मटेरियल्स अलाउ टू फ्लो द करंट इज कॉल्ड द कंडक्टिव मटेरियल्स। तो गुड कंडक्टर होने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जैसे कि कंडक्टिविटी हाई, रेजिस्टिविटी लो, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ और लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसीलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमें कंसिडर नहीं करना है? हाई रेजिस्टिविटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं कि विच मटेरियल कैन बी यूज्ड अप टू टेम्परेचर ऑफ 130 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपको दिए हैं एग्जांपल्स। तो हम देख लेते हैं 130 डिग्री सेल्सियस में कौन से आपके क्लासेस आते हैं इंसुलेटर के। ठीक है, तो देखिए इंसुलेशन के टाइप वाई, ए, ई, बी आपने सुने होंगे। 90 डिग्री से 130 डिग्री तक इनका टेम्परेचर होता है। ठीक है, और आपसे 130 डिग्री सेल्सियस का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके अंदर ग्लास, फाइबर और माइका आता है। ठीक है, तो माइका वहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, आपसे बाई, ए, ई, बी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपसे टेम्परेचर भी कई बार पूछे जा चुके हैं, 90 डिग्री, 105, 120, 130। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि कॉटन सिल्क किस टाइप्स, किस इंसुलेशन के टाइप में आता है। नेक्स्ट है अमार्फस मटेरियल आर। ये क्वेश्चन है अमार्फस मटेरियल आर। तो अमार्फस मटेरियल कौन से होते हैं? ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वैसे तो। यहाँ पे इन विच देयर इज नो डेफिनेट एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एटम्स एग्जिस्ट इन अ रैंडम पैटर्न जस्ट एज इन लिक्विड। जैसा आप लिक्विड में देखते हैं वैसा ही इस अमार्फस मटेरियल का कोई भी डेफिनेट एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, और वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। तीन टाइप के आपको मटेरियल दिखते हैं, क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, एमआरफस। तो ये आपका एमआरफस है। एमआरफस का ऐसा सॉलिड जिसका कोई डेफिनेट फॉर्म नहीं होता, चाहे वो ज्योमेट्रिक हो चाहे वो क्रिस्टलाइन हो। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड से आप क्वेश्चन देखें, ट्रांजिस्टर बाइसिंग इज प्रोवाइडिंग वाई अ। तो ट्रांजिस्टर बाइसिंग जो होती है उसको हम बाइसिंग सर्किट बोलते हैं, ये आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो एक कुछ आपका बाइसिंग सर्किट है। ठीक है, और बाइसिंग सर्किट टू ऑपरेटिंग इनके रीजन होते हैं जैसे कि एमिटर बेस्ड जंक्शन और एक कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। तो क्वेश्चन आपसे इनसे भी बन जाता है कि कौन सा ऑपरेटिंग रीजन आपके होते हैं। ठीक है, एमिटर फॉरवर्ड है, कलेक्टर रिवर्स है तो एक्टिव रीजन, एमिटर रिवर्स है, कलेक्टर रिवर्स है तो कट ऑफ रीजन,
एमीटर फॉरवर्ड है और कलेक्टर फॉरवर्ड है तो आपका सैचुरेशन रीजन, यानी कि दोनों फॉरवर्ड में है तो सैचुरेशन होता है, एक फॉरवर्ड में है तो एक्टिव और दोनों रिवर्स है तो आपका कट ऑफ। नेक्स्ट है आपका एक सिंगल फेस fully controlled bridge converter supplies a load drawing constant and a ripple free load current if the triggering angle is 30 degree. What is the input power factor? तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला होगा होगा आपका 2Bm/पाई cos अल्फा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आपको 30 डिग्री गिवन है, वहां से आपकी वैल्यू आएगी √3 V में m/पाई। इनपुट पावर फैक्टर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जो जितना भी डिलीवर कर रहे हैं पावर लोड पे अपॉन इनपुट वोल्ट एम्पियर, तो बी आउटपुट इंटू आई आउटपुट अपॉन बी एस इंटू आई एस। बी आउटपुट आपने निकाल लिया है √3/पाई बी एम। ठीक है, और बी एस आपका क्या होगा? ठीक है, आर एम एस वैल्यू कैसे निकालते हैं? Bm/√2। तो वहां से इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट लगभग 0.78 आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन अ सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर मिनिमम आउटपुट वोल्टेज एंड मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज आर ऑब्टेन्ड एट विच कंडक्शन एंगल। देखिए, सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। वी आउटपुट इक्वल्स टू 2Bm/पाई cos फाई। तो जब आप अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे तो आउटपुट आपका क्या आएगा? मिनिमम। और अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री, यानी कि आप जानते हैं cos 0 क्या होगा? 1। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका MOSFET एक्ट्स एज अ एम्पलीफायर इन इट्स। देखिए, MOSFET आपका जब हम स्विचिंग डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है, only triode and cutoff regions are used. Whereas when it is used as amplifier, the MOSFET must operate in the saturation region, which corresponds to the active region in the BJT. तो हम जैसे BJT को देखते हैं, जो BJT का एक्टिव रीजन होता है वही MOSFET का उस समय सैचुरेशन रीजन होता है। नेक्स्ट है ट्रायक आर यूजली ऑपरेटेड एट। तो ये क्वेश्चन और भी पेपर्स में डिस्कस कर चुके हैं और देख चुके हैं कि ट्रायक जो ऑपरेट होता है वो पावर फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है। ठीक है, ट्रायक कैन बी यूज्ड इन पावर फ्रीक्वेंसी voltage controllers. Such a controller can be employed in a light dimmer circuits or for controlling the power of the heating elements. SCR or triacs are used for the controller of speed of AC as well as DC motors. नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी आपकी? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उसकी बोथ डायरेक्शंस एंड आपके मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका द मैग्नेटोस्टैटिक्स हाईली रिलाइज ऑन विच प्रॉपर्टीज। तो देखिए, मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात हो रही है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैग्नेटोस्टैटिक प्रॉपर्टीज जो होती है वो आपकी आंसर होगा यहाँ पे इंडक्टेंस। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटोस्टैटिक्स हाईली जो रिलाई करती है वो इंडक्टेंस पे करती है, मैग्नेटिक मटेरियल्स के, इसीलिए जो डिसाइड करता है मैग्नेटिक फील्ड के इंडक्टेंस को, तो इसीलिए आंसर क्या होगा आपका? इंडक्टेंस। नेक्स्ट आपका द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ कंडक्टर इज। तो देखिए, यहाँ पे आंसर होगा आपका लॉरेंज फोर्स, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको पता होगा, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सपीरियंस लॉरेंज फोर्सेस। ठीक है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स का, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है F=QE प्लस प्लस QB×V, जो कि कॉम्बिनेशन है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ द गिवन मटेरियल इज। यहाँ पे
आंसर आप देख सकते हैं, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड, डोप जर्मेनियम, सिलिकन एंड डायमंड। ठीक है, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है बढ़ते हुए क्रम में आपकी रजिस्टिविटी का। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में, इफ पोल्स ऑफ द सिस्टम आर लाइंग ऑन द इमेजिनरी एक्सिस इन एक्स प्लेन देन द सिस्टम विल बी। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर। ठीक है, तो हम तीनों कंडीशंस को देख लेते हैं। इफ पोल्स ऑफ द सिस्टम आर लाइंग ऑन द इमेजिनरी एक्सिस इन एस प्लेन, तो सिस्टम होता है मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, इफ पोल्स ऑफ द सिस्टम आर लाइंग ऑन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन, तो सिस्टम होता है आपका अनस्टेबल। एंड व्हेन द पोल्स ऑफ द सिस्टम आर लाइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो पोल्स आपके सिस्टम कैसा होता है, स्टेबल सिस्टम। तो आप जानती होंगे, यहाँ लाई करेगा तो मार्जिनली, लेफ्ट हैंड साइड में करेगा तो स्टेबल, और राइट हैंड साइड में करेगा तो अनस्टेबल। बोडे प्लॉट इज एप्लीकेबल फॉर, देखिए बोडे प्लॉट किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो आप जानते हैं यह होता है आपका नॉन मिनिमम फेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम फेज के लिए यूज होता है, जैसे कि आपका बॉडी प्लॉट। तो बॉडी प्लॉट है क्या आपका, बॉडी प्लॉट एक ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। ठीक है, इट इज अ ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम। It is usually a combination of Bode magnitude plot expressing the magnitude of the frequency response and a Bode phase plot expressing the phase shift. तो आंसर इसका क्या होगा, मिनिमम फेज नेटवर्क। ठीक है, और नॉन मिनिमम के लिए ये हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सो अ ट्रांसफर फंक्शन जी एस इज द मिनिमम फेज इफ बोथ जी एस एंड 1/GS आर कॉसल एंड स्टेबल। तो एक मिनिमम फेज सिस्टम होता क्या है, मिनिमम फेज सिस्टम जिसके डज नॉट हैव जीरोस और पोल्स ऑन राइट हाफ प्लेन एंड इट डज नॉट हैव डिले। तो कोई भी राइट हाफ प्लेन में आपका जीरो और पोल्स नहीं है तो उसको हम मिनिमम फेज सिस्टम कहेंगे, और उसी के लिए हम बोडे प्लॉट को, उसके पर्पज के लिए हम बोडे प्लॉट यूज करते हैं। 56th क्वेश्चन, नॉन टचिंग लूप्स आर सेड टू बी नॉन टचिंग इफ। तो देखिए आप जानते होंगे कंट्रोल सिस्टम के अंदर नॉन टचिंग लूप क्या होता है। तो मान लीजिए आपका ए क्या है, लूप सिस्टम आपको दिया गया है। ठीक है, आपको एक ट्रांसफर फंक्शन के तौर पे डायग्राम दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लूप है, ये वाला जो लूप है, और ये वाला जो लूप है जो कि बाई 2 बाई 3 वाला और बाई 5 और बाई 4 वाला लूप है, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों आपके नॉन टचिंग लूप के अंदर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैम्पिंग इन अ कंट्रोल सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ। तो देखिए डैम्पिंग कंट्रोल सिस्टम के अंदर किसका फंक्शन होती है, तो वो होता है आपका 1/√गेन। Next question is that the disadvantage of low oil circuit breaker over bulk oil circuit breaker is। तो यहाँ पे a low oil circuit breaker has the following disadvantages as compared to bulk oil circuit breaker, जैसे कि due to the smaller quantity of oil the degree of carbonization is increased। ऐसा आपके लो ऑयल सर्किट ब्रेकर में होता है। ठीक है, कम क्वांटिटी है ऑयल की, इसीलिए कार्बोनाइजेशन का डिग्री बढ़ जाती है। देयर इज अ डिफिकल्टी ऑफ रिमूविंग द गैसेस फ्रॉम द कॉन्टैक्ट स्पेस इन टाइम। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुछ डिफिकल्टीज फेस होती हैं। ठीक है, फ्रॉम द कॉन्टैक्ट स्पेस इन अ टाइम टू रिमूविंग द गैसेस। नेक्स्ट is that lighting arrestor connected in a power system protect electrical equipment from। तो यहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर की बात हो रही है, और लाइटिंग अरेस्टर जो है इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके ओवर करंट ड्यू टू इनडायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रोक एंड ओवर वोल्टेज ड्यू टू डायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रोक। अगर यहाँ पे डायरेक्ट होता तो
हमारा ऑप्शन नंबर बी भी सही होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेजिस्टेंस स्विचिंग इज नॉर्मली रीसोर्टेड इन केस ऑफ। तो यहाँ हम रजिस्टर स्विचिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए, रेजिस्टेंस स्विचिंग टेक्निक नॉर्मली आपकी एक एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, कुछ मेन फीचर होते हैं रेजिस्टेंस स्विचिंग टेक्निक या फिर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के, जैसे कि फास्ट ऑपरेशन, suitability for repeated operation, auto reclosers, unit type multi break constructions, simple assembly। ठीक है, और जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होते हैं इनका जो स्पेशली यूज है वो रेलवेज और आर्क फर्नेसेस में। ठीक है, वेयर द ब्रेकर ऑपरेट्स रिपीटेडली। सो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज द आंसर। नेक्स्ट 61 आपका क्वेश्चन। ओके, अ परमानेंट मैग्नेट शुड हैव। देखिए, परमानेंट मैग्नेट की बात हो रही है, तो परमानेंट मैग्नेट्स की कुछ आपके पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि इट हैव हाई कोर्सिविटी, जिससे कि सो दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन कैन नॉट इजीली डीमैग्नेटाइजिंग द मैग्नेट। ठीक है, हाई कोर्सिविटी इसलिए क्योंकि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है अपोजिट डायरेक्शन में वो आसानी से मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज ना होने दे। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट्स जो होते हैं इनकी हाई रिटेंटिविटी होती है। ठीक है, सो दैट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड परसिस्ट ऑन रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो हाई कोर्सिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी इज द आंसर। एक मैग्नेट को इट्स केप्ट इन एयर सराउंडेड बाय एन आयरन रिंग, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फ्रॉम द मैग्नेटिक विल बी। देखिए, एक मैग्नेट को आप, ठीक है, एयर में रखते हैं और आयरन रिंग के सराउंडिंग रख दिया आपने, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फ्रॉम द मैग्नेटिक विल बी क्राउडेड इन द रिंग। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एट अ प्लेस कैन बी, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे उसको, बाय फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, किस साइड पे, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट के। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस डू नॉट फॉर्म अ मैक्सवेल इक्वेशन। तो देखिए, द फोर मैक्सवेल इक्वेशंस होती हैं, जैसे गॉस लॉ में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, गॉस लॉ में मैग्नेटोस्टैटिक्स, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और एक एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो मैक्सवेल फर्स्ट यूज द इक्वेशन हम यूज करते हैं फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना के लिए। तो यहाँ पे प्लैंक लॉ हमारा क्या होगा राइट, जो कि मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट आपका, गिलबर्ट इज द यूनिट ऑफ। तो गिलबर्ट आपकी जो यूनिट है वो एमएमएफ की यूनिट है। ठीक है, और इसको मैग्नेटिक पोटेंशियल भी कहा जाता है, जो कि प्रॉपर्टी है कुछ सर्टेन सब्सटेंस। ठीक है, विच गिव्स राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड्स। और हम एमएमएफ की दूसरी यूनिट कौन सी होती है, एम्पियर टर्न्स। नेक्स्ट है आपका, इन अ लॉसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल द रेशियो ऑफ कंडक्शन करंट डेंसिटी टू प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज गिवन एज। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे जो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए मैं बताता हूँ। टेन डेल्टा होता है, आई थिंक मैंने इसको आंसर में डाला नहीं है। ओके, टेन डेल्टा से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और डेल्टा जो है वो हमारा लॉस एंगल है। तो टेन डेल्टा इक्वल्स टू जे सी अपॉन जे ई विच इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ओमेगा अपसाना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर जेके फ्लिप फ्लॉप साइकिल, बोथ आर इनपुट्स ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप साइकिल द आउटपुट विल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर क्या होगा, नॉट चेंज। देखिए, when both are inputs of JK flip-flop cycle, the output will not change। अगर सेम है तो आफ्टर वन साइकिल द वैल्यू ऑफ ईच इनपुट्स कम टू द सेम वैल्यू। ठीक है, जैसे मान लीजिए J 0 है और K 1 है,
एक साइकिल के बाद J0, ठीक है, 1 से 0 1 साइकिल कंप्लीट होगी, और K की बात करें तो 1 से 0 और फिर 0 से 1, तो 1 साइकिल एक कंप्लीट हुई। तो JK फ्लिप फ्लॉप की 4 स्टेबल स्टेट्स होती हैं, जैसे कि लैच, रीसेट्स, सेट एंड टॉगल। तो यहाँ पे आउटपुट वैल्यू चेंज नहीं हो रही है एक साइकिल के बाद, देन नॉट चेंज इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट a single stage amplifier employing one active device is powered by a 9-volt battery which has a current drain of 20 milliampere. If load voltage is 3 volt at 12 milliampere, then determine the efficiency. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको P इक्वल टू वी आई करना है, ठीक है। P इनपुट आपको पता है, P आउटपुट पता है, और इफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट पावर होता है। नेक्स्ट है आपका a differential amplifier has a differential gain of 20,000 and CMRR is 80 decibel. Then the common mode gain is given by, तो आप जानते हैं CMRR इक्वल टू AD अपॉन ACM होता है, ठीक है। और AD आपका क्या है, डिफरेंशियल गेन, ठीक है, और ACM आपका कॉमन मोड गेन होता है, और कॉमन मोड गेन आपको निकालना है। तो CMRR इक्वल टू AD अपॉन ACM, वहाँ से आप कॉमन मोड गेन निकाल लेंगे। नेक्स्ट आपका इन कम्युनिकेशन सिस्टम नॉइस इज मोस्ट लाइकली टू इफेक्ट द सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द आंसर इज इन कम्युनिकेशन सिस्टम द नॉइस इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट द सिग्नल इन द चैनल, ठीक है। तो इन द चैनल आपका क्या होगा आंसर, क्यों, चैनल इज कनेक्शन और लिंक बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड टू रिसीविंग एंड, ठीक है, or it is wired by the medium coaxial cable, twisted pair cable and transmission line. So noise is always introduced in the channel. The ये पूछा है कि disadvantage of FM over AM। तो FM over AM का कुछ डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे लार्ज बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होती है। कैसे कि जो बैंडविड्थ है FM सिग्नल की वो AM सिग्नल से ज़्यादा है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बैंडविड्थ इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसीलिए आंसर क्या होगा, लार्ज बैंडविड्थ रिक्वायर्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द ब्लॉक डायग्राम शोन इन द गिवन फिगर द ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका, CS अपॉन RS यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट, लाप्लास फॉर्म में आप इसको लेना है, और आप क्लोज लूप सिस्टम है तो पूरा कैसे निकालेंगे, 1 + 1 अपॉन S, ठीक है, उसको सॉल्व करने पे S² + 1 + S अपॉन S²। नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ रूट्स ऑफ S³ + 5S² + 7S + 3। तो लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन में आपसे नंबर ऑफ रूट्स पूछे गए हैं। काफ़ी सिंपल है, राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और उसको सॉल्व करने पर आपको पता चलेगा कि कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है फर्स्ट कॉलम में, तो इसीलिए सारे के जो 3 रूट है, ठीक है, वो सारे आपके लाई कर रहे हैं कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड। सो देयर इज नो साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट आपका द गेन ऑफ द ओपन लूप सिस्टम इज डबल्ड, द गेन मार्जिन इज। तो देखिए गेन मार्जिन का ये फॉर्मूला है, ठीक है, और गेन मार्जिन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, सिस्टम गेन के। इसलिए जब सिस्टम गेन डबल होगा तो गेन मार्जिन क्या हो जाएगा आपका हाफ, तो आंसर इज हाफ। नेक्स्ट आपका इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन टू 0 वी गेट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, वी गेट पोल्स, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर को आप 0 रखेंगे, पुट करके देखना CS अपॉन RS को इक्वेशन को, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, पोल्स। नेक्स्ट आपका
75 नंबर का क्वेश्चन कि एट जनरेटर बस डिफाइंड क्वांटिटीज आर। तो ये क्वेश्चन हम कई बार देख चुके हैं कि लोड बस पे डिफाइंड पैरामीटर्स क्या होते हैं, जनरेटर बस पे क्या होते हैं और स्लैक बस पे क्या होते हैं। ठीक है। न्यूट्रल ग्राउंडिंग प्रोवाइड्स सेफ्टी फ्रॉम। तो न्यूट्रल ग्राउंडिंग की यहाँ बात हो रही है। ठीक है। और इट प्रोवाइड्स द सेफ्टी फ्रॉम दी voltage of the phases are limited to phase to ground voltages. The high voltages due to arcing grounds or transient lines to ground faults are eliminated. Next is the over voltages due to lightning are discharged to ground. तो यहाँ पे सर्ज वोल्टेज, आर्किंग ग्राउंड, ओवर वोल्टेजेस एंड जो कि लाइटनिंग डिस्चार्ज के थ्रू होते हैं, वो सारे के सारे किसकी तरह किसकी वजह से सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रल ग्राउंडिंग की हेल्प से। नेक्स्ट इज द ड्रॉट प्रोड्यूस्ड बाय द चिमनी इज। तो यहाँ ड्रॉट की बात हो रही है। ड्रॉट प्रोड्यूस्ड बाय द चिमनी इज कॉल्ड द नेचुरल और चिमनी ड्रॉट। Okay, natural drought is here. Next is the design of insulation of the modern extra high voltage line is based on the। आंसर क्या होगा? आंसर इज स्विच वोल्टेज। ठीक है। यहाँ पे ओके, द डिजाइन ऑफ इंसुलेशन ऑफ द मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन इज बेस्ड ऑन। ओके, आंसर स्विच वोल्टेज इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन का डिजाइन पूछा है फॉर द मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, किस पे बेस्ड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 6 पोल 50 हर्ट्ज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जो कि रन कर रही है 900 आरपीएम पे। फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी है। ठीक है, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो देखिए, इसमें दो फ्रीक्वेंसी ऑप्शन देखेंगे तो आप दो फ्रीक्वेंसी दी हैं। ठीक है, एक आपको फॉरवर्ड फ्रीक्वेंसी की हेल्प से करना पड़ेगा, एक आपको रिवर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर। सबसे पहले NS 120F/P फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप निकाल लेना और फिर FR इक्वल टू SF कर देना। ठीक है, फिर आपको निकालना है बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप। उसके बाद बैकवर्ड स्लिप की फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे आप। तो NS माइनस NR/NS स्लिप आप जानते हैं, वैल्यूज आपको क्वेश्चन के अंदर दी है। नेक्स्ट आपका कि अ सिंगल फेज मोटर ड्रॉ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्रॉम अ 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज लाइन। द पावर फैक्टर मोटर का आपका 65% है। तो कैलकुलेट द पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द मोटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P इक्वल टू BI cos फाई आपको केवल लगाना है, बाकी की सारी चीज़ें जो आपको दी हैं कोई मतलब कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो P इक्वल टू BI cos फाई 65% को 0.65 ले लेना है। नेक्स्ट आपका इन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ एयर गैप। तो PMD यानी कि मैकेनिकल पावर डेवलप्ड का फॉर्मूला होता है 1 माइनस इंटू एयर गैप पावर। तो 1 माइनस S इंटू एयर गैप पावर आपका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट आपका डैम्पर वाइंडिंग हम सिंक्रोनस मशीन में क्यों यूज करते हैं। देखिए, दो पर्पस कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक स्टार्टिंग पर्पस के लिए और दूसरा एलिमिनेटिंग द हंटिंग प्रोसेस। ऑल्टरनेटर्स आर रेटेड एट। तो ऑल्टरनेटर्स की रेटिंग होती है kVA में। नेक्स्ट आपका ट्रू आरएमएस वोल्ट मीटर एम्प्लॉय 2 थर्मोकपल्स इन ऑर्डर टू। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ट्रू आरएमएस वोल्ट मीटर 2 थर्मोकपल को इसीलिए यूज करता है क्योंकि इट कैंसल्स आउट द नॉन लीनियर इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट थर्मोकपल। तो ये ओवरकम कर देता है। ठीक है, जो डिफिकल्टी अराइज होती है, क्या होता है, नॉन लीनियर बिहेवियर
आपका अकर होता है आपका थर्मोकपल में, इसीलिए उस नॉन लीनियर इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए थर्मोकपल कैंसिल करता है सिमिलर नॉन लीनियरिटी को, ठीक है, ऑफ द इनपुट थर्मल सर्किट का थर्मोकपल से। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। 85 नंबर का क्वेश्चन है, टेलीमेट्री अलाउस डेटा फ्लो इन। टेलीमेट्री आपकी जो डेटा को अलाउ करती है वो सिंगल डायरेक्शन में करती है। ठीक है, सिंगल डायरेक्शन में सोर्स से रिसीवर की तरफ। ठीक है, टेलीमेट्री सिग्नल्स आपके इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं, न्यूमेटिक भी होते हैं, और कोई भी सिस्टम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेमीकंडक्टर हैज। तो सेमीकंडक्टर आप जानते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट आपका 87 नंबर का क्वेश्चन, इन एन एम्पलीफायर द सिग्नल हैंडल कैपेसिटी विल बी हाई व्हेन द ऑपरेटिंग पॉइंट इज सिलेक्टेड। तो देखिए, सिग्नल हैंडलिंग कैपेसिटी हाई कब होगी? जब ऑपरेटिंग रीजन आप सिलेक्ट करेंगे एक्टिव रीजन के मिडिल पे। ठीक है, जहाँ पे आप क्यू पॉइंट होता है एक्टिव रीजन के मिडिल में, आप जैसे ही आप ध्यान कर पा रहे होंगे एक फिनोमेना को, तो इट इज सिलेक्टेड इन द मिडल ऑफ द एक्टिव रीजन। Next is to neglect a voltage source, the terminal across source R। तो जब हम वोल्टेज सोर्स को नेग्लेक्ट करते हैं तो आंसर क्या होता है अपना? शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट आपका द वोल्टेज एट द टू एंड ऑफ अ लाइन आर 132 kV एंड इट्स रिएक्टेंस इज 40 ओम, द कैपेसिटी ऑफ द लाइन इज। देखिए यहाँ पे P इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन एक्स आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट आपका वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस डिस्क ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर असेंबली इज। ये आपका क्वेश्चन रिलेटेड है स्ट्रिंग एफिशिएंसी से, और उस टॉपिक में आपने देखा होगा कि जो नियरेस्ट कंडक्टर होता है लाइन के, वहां पे आपका वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हाई। सो मैक्सिमम फॉर द यूनिट नियरेस्ट टू द लाइन। नेक्स्ट आपका स्किन इफेक्ट इंक्रीजेस। तो स्किन इफेक्ट आपका क्या इंक्रीज करता है? तो रेजिस्टेंस। ठीक है, और रिड्यूस क्या करता है? इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का। नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज जनरली कनेक्टेड इन। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जनरली हमारा कनेक्टेड होता है डेल्टा स्टार में। चॉपर आप जानते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर इसको हम कहते हैं दूसरे नाम से। फोर क्वाड्रेंट चॉपरेटर, चॉपर का जो वो कैन नॉट बी ऑपरेटेड एट। एक फोर क्वाड्रेंट चॉपर है, वो इन चार ऑप्शन में से किससे ऑपरेट नहीं करेगा? तो देखिए, ऑप्शन देख के आपको पता लग रहा होगा आंसर क्या होगा आपका? साइक्लो कन्वर्टर, क्योंकि साइक्लो कन्वर्टर आपका क्या है? एसी टू एसी कन्वर्टर डिवाइस है। नेक्स्ट आपका स्टेप डाउन चॉपर कैन बी यूज्ड इन। देखिए, स्टेप डाउन चॉपर का यूज ट्रैक्शन में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, मशीन टूल में यूज करते हैं। साथ ही साथ चॉपर जो है हमारा वो डीसी ट्रैक्शन डिवाइस में, ट्रॉली कार्स में, लिफ्ट में। ठीक है, यानी कि मेन पर्पज क्या होता है? स्विचिंग प्रिंसिपल, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी क्या होती है? हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टू मीट हाई करंट डिमांड वी यूज एससीआर इन। तो देखिए, हमें जब लार्ज करंट की रिक्वायरमेंट होती है तब एससीआर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो जब इक्वल शेयरिंग हम करते हैं करंट का तो बी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं एससीआर के फॉरवर्ड कंडक्शन में, जो कि आइडेंटिकल होना चाहिए। तो इसीलिए आंसर क्या होगा आपका? पैरेलल कनेक्शन। देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन, ओके, जूम डाउन। 97 नंबर का क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज नोन एज।
देखिए एब्सोल्यूट एरर उसको बोला जाता है, और आप जानते हैं डेल्टा ए से ये रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है ए एम माइनस ए टी, ठीक है, यानी कि इंडिकेटेड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, यानी कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट है आपका एक फिगर आपको दिख रहा है एसी ब्रिज का, जो कि 100 हर्ट्ज पे क्या है, बैलेंस्ड। क्वालिटी फैक्टर आपसे पूछा गया है, तो देख लेते हैं इसको। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आप जानते हैं 1/ओमेगा C4R4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा 2 पाई एफ आप रख देंगे, और C4 और R4 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर क्या दी है। नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका LBDT। तो LBDT आपका क्या है, एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है। नेक्स्ट आपका द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड द ट्रू वैल्यू इज, अभी हमने देखा था एब्सोल्यूट एरर आपका क्या था आंसर। नेक्स्ट द लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन फॉर ओवर करंट इन लो वोल्टेज सिस्टम इज, तो इसका भी राइट आंसर इन्होंने लगाया है, जो कि रीवायरेबल फ्यूज है। तो लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन सिस्टम आपके लो वोल्टेज सिस्टम है रीवायरेबल फ्यूज। रीवायरेबल फ्यूज जो है आपका वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कहाँ होता है, हाउसिंग वायरिंग में, ठीक है, और स्मॉल करंट सर्किट्स में। उसको हम किटकैट फ्यूज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका द रेट ऑफ द रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज डिपेंड्स ऑन, तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का फॉर्मूला आप जानते होंगे, रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है √LC के, 1/√LC, ठीक है। तो बोथ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज द राइट आंसर। ओवरलोड प्रोटेक्शन is generally not provided for. So overload protection is generally not provided for the alternators. It is not important for the alternators क्योंकि ओवरलोडिंग जो प्रॉपर्टी है वो पावर प्लांट्स में अगर होती है मोस्टली, सो द चांसेस ऑफ ओवरलोडिंग फॉल्ट जो होते हैं वो ऑल्टरनेटर्स में नेग्लिजिबल होते हैं। नेक्स्ट इज द आर्किंग कॉन्टैक्ट्स ऑन इन अ सर्किट ब्रेकर इज मेड अप ऑफ, तो इट इज द कॉपर टंगस्टन एलॉय। Next is the output frequency. The output frequency of an alternator depends on, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है आपकी, both the number of poles and rotational speed, which we know that n is equals to 120f/p। यहाँ पे हम रेगुलेशन की कई बार बात कर चुके हैं, और जीरो कब होता है आपका, एट द लीडिंग पावर फैक्टर। अगला क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ऑल्टरनेटर में जो यूज होती है उसका काम क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग इन एन ऑल्टरनेटर इट रिड्यूसेस द हार्मोनिक फ्रॉम द आर्मेचर ईएमएफ, और ये आर्मेचर रिएक्शन का एक आपका एक पॉइंट है जो कि रिड्यूस करता है हार्मोनिक्स को। यहाँ पे आपका सीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि फॉल्ट करंट आपको गिवन है 2000 एम्पियर, रिले सेटिंग आपकी है 50%, सीटी रेशियो दिया है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका फॉल्ट करंट अपॉन रेटेड करंट ऑफ रिले, या फिर रिले रेटिंग इनटू सीटी रेशियो। सारी वैल्यूज आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप रिले रेटिंग कैसे निकालेंगे, जो रिले की सेटिंग दी है 50%, उसका आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 2.5 एम्पियर, और उसको आप इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। नेक्स्ट आपका फॉर एन आरसी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन ZRC जिसको कहते हैं, तो इसके लिए कौन सा आपका ऑप्शन होगा, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इट इज ZRC 0 is greater than ZRC infinite. Next is which of the following theorems can be applied to any network, linear, nonlinear, active, passive, time variant or time invariant? Then answer is Telegen's theorem. नेक्स्ट आपका यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो देखिए Q इक्वल्स टू C भी आप जानते हैं, तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन B विच इज कूलम्स पर वोल्ट।
यहाँ पे प्योर रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। ट्रांजिएंट्स नॉट अवेलेबल, क्योंकि उसके पास कोई स्टोर्ड एनर्जी नहीं होती किसी भी प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में। देखिए 113 नंबर का क्वेश्चन है कि फेराइट कोर है हैज लेस एडी करंट लॉस देन एन आयरन कोर बिकॉज फेराइट्स हैव, तो फेराइट के जो भी होता है हाई रेजिस्टेंस होता है, इसलिए फेराइट कोर हैज लेस एडी करंट लॉसेस। नेक्स्ट आपका रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज, तो हमने देखा कई बार कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी होती है, इट इज मोर देन यूनिटी। ब्रास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। नेक्स्ट शेयरिंग ब्रिज कैन बी यूज टू मेजर, शेयरिंग ब्रिज आपको पता है विच इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ कैपेसिटेंस एंड इज पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पॉइंटर है ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट वंस डिफ्लेक्टेड और फिर जीरो पोजीशन पर रिटर्न करता है व्हेन द करंट इज रिमूव्ड ड्यू टू कंट्रोलिंग टॉर्क। तो मोस्टली क्वेश्चंस आर कैसे आपके नॉर्मल से क्वेश्चन है जो कि पढ़ के ही आप आंसर को लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इन द गिवन फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी और क्यू, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नोडल एनालिसिस के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बीपी और पीक्यू आपका निकल के आ जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस पीपी माइनस वीक्यू विच इज इक्वल टू -6 वोल्ट। नेक्स्ट इज कंसिडर द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बिलो, नेटवर्क आपको दिया है, करंट को टोटल कर लेंगे और आर इक्वल टू वी अपॉन आई अप्लाई कर देंगे। तो करंट आपका 5 एम्पियर, वोल्टेज 10 वोल्ट है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई विच इज 2 ओम। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ पैरेलल RLC circuit at resonances which is f naught equals to 1 upon 2 pi under root of 1 upon LC minus R upon L square. For the non-technical question, you can download the paper from all exam review website either from the Telegram group, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं SSC EE जंक्शन के।